तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जनरल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हर परीक्षाओं में, तो कुछ ऐसे प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे बड़ा फूल है, रेफलेसिया है, ओल्फिया है, लोडोसिया है या सिकोया है। साथियों, प्रश्न है हमारा, उसके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है इसमें से। तो हमारा साथियों क्या हो जाएगा जवाब इसका, तो ऑप्शन ए रेफलेसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो रेफलेसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, 1490 मीटर प्रति सेकंड, 5130 मीटर प्रति सेकंड, 1269 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों, जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक ठोस में होता है, और यहाँ हवा में बात किया जाएगा दोस्तों तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर एक पूछेगा दोस्तों कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। कोई प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या सुपर टेट का परीक्षा दे रहे हो, एसएसजीडी में भी जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और यूपी पुलिस में भी जनरल साइंस, आप बीपीएससी का भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार की जो बीपीएससी ट्री हो, टीचर की भर्ती हो, उसमें भी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहे हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्या 8.4 होता है, 7 होता है, 6 होता है या 7.4 होता है। तो शुद्ध जल की बात करेगा दोस्तों तो हमारा शुद्ध जल क्या हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन क्या होता है तो 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7.4 क्या हो जाएगा, तो ये ब्लड का हो जाएगा, वही 8.4 हो जाएगा हमारा समुद्री जल का। प्रश्न नंबर 4 हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है आइनोसेपियंस, रेनोसेपियंस, होमोसेपियंस, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देख रहे हैं इस बार जो ऑप्शन दिया गया है वो एकदम मिलता जुलता दिया गया है। सेपियंस अगर कोई याद किया रहेगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को पूरा नाम होना याद करना बहुत जरूरी है। होमोसेपियंस क्या होगा साथियों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस, यानी प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड या फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब से बताइए कि इसमें से पीला रंग कांच का जो है किसके कारण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो कांच का पीला रंग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। क्या क्रूक्स कांच का, क्राउन कांच का, सोडा कांच का या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो धूप के कांच होते हैं दोस्तों उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के शीशे का, तो वो क्रूक्स कांच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा तो क्रूक्स कांच, यानी छठे का ए सही जवाब हो जाएगा। एक फायदम बराबर होता है, क्या 1 फीट के बराबर होगा, 2 फीट के बराबर एक फायदम होगा, 4 फीट के बराबर एक फायदम होगा या 6 फीट के बराबर एक फायदम होगा। तो एक फायदा आप लोगों को दोस्तों, ये तो एकदम फैक्ट है, इसको तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें रटना ही पड़ता है, समझ कर आप नहीं कुछ कर सकते। तो एक फायदा में आप लोगों की जानकारी होना चाहिए साथियों कि एक फायदा में टोटल 6 मीटर होते हैं, 6 फीट। तो याद करिएगा, यूनिट उसका आगे देख लीजिएगा कि 6 फीट होता है। मीटर दिया रहेगा दोस्तों तो नहीं होगा। एक फायदा में लगभग आप 2 मीटर डाल सकते हैं, क्योंकि 3 फीट में हमारा 1 मीटर के आसपास आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, 60 डिग्री या -60 डिग्री। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो कब समान होता है दोस्तों, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, किसी भी जो फल वल होते हैं, कोई भी सब्जी वब्जी होता है उसमें से कौन सा भाग उसका खाने योग्य होता है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर भी हमारा प्रश्न है कि लीची में खाने योग्य कौन सा भाग होता है। क्या बीज है, एरिल है, मध्यवित्तीय है या भ्रूणपोष है। तो लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, एरिल। यानी कि 9 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि सबसे छोटा फूल। अभी हमने सबसे पहले प्रश्न क्या बताया कि सबसे बड़ा पुष्प कौन है, और यहाँ पर सबसे छोटा पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख ले, या रेफलेसिया, ओल्फिया, गेंदा या चमेली।
तो चारों सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि पुष्पों के नाम है, फूलों के नाम है, और इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा फूल कौन होता है और सबसे छोटा फूल कौन होता है। तो सबसे बड़े की बात किया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पहले बता दिया था कि विक्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। कोई प्रश्न के हिसाब से जो सबसे छोटा फूल की बात करेगा तो ओल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो ओल्फिया, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्या प्लीहा होता है, वृक्क होता है, मेरुरज्जु होता है या तंत्रिका तंत्र होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीहा। क्या होगा साथियों, तो प्लीहा इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई तंत्रिका तंत्र की बात किया जाएगा दोस्तों तो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बीसीजी का आप इसे फुल फॉर्म भी याद जरूर कर लीजिएगा। क्या टीबी होगा, पोलियो होगा, मलेरिया होगा या चेचक होगा? तो बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यानी कि 12 के क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 13, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 जूल के, 746 वाट के, 746 वाट या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक अश्व शक्ति होता है, एक हॉर्स पावर होता है साथियों, वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने के दोस्तों, तो 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि 13 का क्या करेंगे, तब ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो कौन से अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है साथियों? प्रश्न है हमारा, क्या क्यूपराइट होगा, हेमेटाइट होगा, बॉक्साइट होगा या हेमेकाइट होगा? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? कौन सा ऐसा द्रव है दोस्तों जो कि धातु के रूप में होता है? क्या पारा, ब्रोमीन, चांदी या सोना? तो क्या होगा साथियों, तो पारा जो है वो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वह एक ऐसा धातु है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं कि द्रव अधातु कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, सोना, पारा, ब्रोमीन या सोडियम। तो कौन सा ऐसा हो जाएगा दोस्तों अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में होता है, तो वह है ब्रोमीन। क्या होगा साथियों, तो वह है ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 16 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 17 में कौन सा प्रश्न दिया है। कह रहा है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, सबसे पहले न्यूटन तो एक बल का मात्रक होता है, एक भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। वही भार में बात करेंगे दोस्तों, तो एक न्यूटन के बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग। यहाँ 107 नहीं है, 10 के पावर 7 या फिर अर्ग ऐसे लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है लिस्मानिया, विब्रियोकोमा, प्लाज्मोडियम और पास्ट्यूरेला। तो प्रश्न नंबर 18 का यही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या होगा, तो प्लाज्मोडियम इसका सही जवाब होगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 3.46, 1.52, 2.42। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, तो 1.33 इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का आविष्कार किया था फंक ने, मैकुलम ने, होल्कट ने या डी कह रहा है कि हॉपकिंस ने? क्या हो जाएगा साथियों, तो हॉपकिंस इसका सही जवाब हो जाएगा, डी वाला सही जवाब होगा। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेनथिन, कुर्कुमिन, ट्राइटरपाइन या कैप्सेसिन? तो जो हल्दी में पीले रंग का कारण है साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। गैसों में गैस का उदाहरण है, क्या सोडा वाटर है, वायु है, समुद्री जल है या मिश्र धातु है? तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है साथी जो गैसों का गैस का उदाहरण के अंतर्गत आएगा साथी, तो हो जाएगा हमारा क्या, तो बी सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो या सितार? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है साथियों, तो डायनमो हो जाएगा। वही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन या जैतून की कृषि? तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, प्रश्न हो चुका है, बहुत सी परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट भी कर रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो हो जाएगा हमारा रेशम। क्या होगा साथियों, तो रेशम इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25 में हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में क्या पेस मेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, डी कह रहा है कि ईसीजी? तो जो हृदय की बात करेंगे तो इडियोकार्डियोग्राफी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। खैरा रोग का संबंध है, क्या धान से है, गेहूं से है, कपास से है या गन्ने से है? तो जो खैरा रोग है उसका जो संबंध है वो धान से होता है। यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, क्या 37 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन? तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 300 केल्विन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी इससे पहले मतलब वीडियो आप लोग देखेंगे तो हमने उसमें बताया था दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है। इन सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से साथियों कह रहा है कि निम्न में कौन सा अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण या बल। तो अदिश राशि में साथियों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है टेटनस रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों टेटनस रोग के प्रमुख वाहकों में से एक होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.9896 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रश्न नंबर 31 का साथियों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो कितना हो जाएगा साथियों? तो 30 से 40 के बीच में होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? क्या 7 होगा, 7.4 होगा, 8.8 होगा या 8 होगा? तो जो समुद्री जल होते हैं उसका जो मान है वो 8.4 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 8.4 होता है। वही 7 की बात किया जाए दोस्तों तो उदासीन होता है। 7.4 की बात किया जाए दोस्तों तो ये ब्लड का संबंध है। वही 8.4 का संबंध पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा? आप सभी लोग जानते हैं। शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ। तो जो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या होगा साथियों? तो तंत्रिका तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? क्या भ्रूणपोष है, बीजपत्र है, बीज है या एरिल है? तो गेहूं में जो खाने योग्य पूछेगा दोस्तों तो उसमें हो जाएगा क्या? तो भ्रूण हो जाएगा। यानी कि 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? तो जो है शीशा संचालक बैटरी में साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 36 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 37 है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री, 0 डिग्री, -39 डिग्री या -69 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो -39 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलने लगता है? 737, 373, 210 या 100 के? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 373 के ऐसा है जिस पर उबलने लगेगा। यानी कि 38 का ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 29 से जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्न में किस रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है? लाल की, बैंगनी की, पीला की या हरे की? तो तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे दोस्तों तो लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। यानी कि तब क्या करेंगे? 40 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल का, हरा का, नीला का या बैंगनी का? तो जो सर्वाधिक क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन की बात करेगा साथियों सूर्य के प्रकाश में तो सबसे बड़े प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल कलर का होता है। यानी कि 41 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और डी कह रहा है कि पराबैंगनी किरण। तो चारों में से ऐसा कौन सा किरण है दोस्तों जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होने वाली है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पराबैंगनी किरण इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पहले प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जो कि ओजोन परत के नाम से जानी जाती है। वो हमें क्या करती है? तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। अन्यथा पराबैंगनी किरणों की वजह से हम लोगों को त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए पराबैंगनी किरणें क्या है? तो हम लोगों के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? क्या प्रोपेन और ब्यूटेन का है, एथिलीन और एथेन का है, साइमोजिन और एथिलीन का है और डी कह रहा है कि रिबोलिन और हेक्सेन का है। तो पेट्रोलियम की बात किया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर प्रोपेन और ब्यूटेन इसका सही मिश्रण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में आप बीपी से भी याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या तो बीपी से भी याद कर सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें ऑप्शन एक बस दिया रहेगा प्रोटेन और ब्यूटेन में से अलग अलग तो मुख्यतः कौन सा रहता है? तो ब्यूटेन में आप सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे दूसरे प्रश्न का मिश्रण में पूछेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन और ब्यूटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। गोबर गैस का संयंत्र का आविष्कार किसने किया था?
सीबी देसाई ने, सीबी कौशल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने या गीगर ने। तो जो गोबर गैस संयंत्र दोस्तों इसका जो खोज है वो सीबी देसाई के द्वारा किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का क्या करेंगे साथियों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए 3 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 प्रश्न हमारा कह रहा है कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है। ठीक है दोस्तों, एक तो झाग बनाने वाला जल होता है, एक न बनाने वाला झाग होता है, जल होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या वह मृदु जल होगा, प्राकृतिक जल होगा, खनिज जल होगा, या डी कह रहा है कि कठोर जल होगा। तो किसमें दोस्तों तत्परता के साथ यानी आसानी के साथ झाग नहीं बनाया जा सकता है, तो वह है कठोर जल। क्या होगा साथियों, तो कठोर जल इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, क्या ब्यूटेन का, बायोगैस का, हाइड्रोजन का या मीथेन का। तो सर्वोच्च ऊष्मा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन इसका सही जवाब होगा, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है या एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल में सॉरी ऐसा कौन सा अम्ल जो सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है साथियों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, कह रहा है अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो जो अम्ल वर्षा है दोस्तों वो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, किसके किसके, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के सहयोग से पर्यावरण प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 8 हमारा कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो जल की शुद्धि में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों, तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि हवा का वाष्प घनत्व होता है, ये एकदम फैक्ट है, इसे आप लोगों को तो याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। क्या 1.0, 4.8, 9.4 या 14.4 होगा। तो जो हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों वो 14.4 होता है। क्या होता है साथियों, तो 14.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पानी और चाक यानी कि जिसे खड़िया बोलते हैं के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यानी कि किस विधि के द्वारा चाक और पानी को अलग अलग किया जा सकता है। हमारा विधि देख लीजिए क्या क्या है, अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन के द्वारा या निस्पंदन के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों साथियों चाक और पानी को अलग किया जा सकता है यानी कि पृथक किया जा सकता है, तो वह विधि हमारा अवसादन के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया है साथियों, तो अवसादन। 10 नंबर में हम लोग तब ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर ये दोस्तों ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पूछता है कि माइका क्या है, क्या यह सुचालक होता है या कुचालक होता है ताप पे, तो साथियों हम बता दें विद्युत का ये कुचालक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये विद्युत का कुचालक होगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा साथियों कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, क्या 100 फ़ारेनहाइट होगा, 104 होगा, या ऑप्शन आगे देख लीजिए 232 डिग्री या 212। तो क्या होगा साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 212। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है, ऑप्शन देख लीजिए, या O2 है, CO2 है, या नो है या CO है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए साथियों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, क्या C8H15 है, C6H12O6 है, यानी कि बी वाला सही जवाब हो जाएगा। जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है साथियों वो C6H12O6 होता है, यानी कि 14 में तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि ट्रिगर क्या है, क्या वह इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है या फोटॉन है। तो ट्रिगर की बात किया जाएगा दोस्तों तो उसका संबंध जो है न्यूट्रॉन से है। क्या है साथियों, तो न्यूट्रॉन से उसका संबंध है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, क्या शिकागो में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो कौन सा शहर है साथियों, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क पहली बार हुआ था। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, क्या हाइड्रोजन में परिवर्तित होते हैं, शीशे में परिवर्तित होते हैं, पारे में या क्रिप्टॉन में। तो जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो अंतिम रूप में बात किया जाएगा साथियों तो वो शीशे में परिवर्तित होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो शीशा सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, कैरामल का, कार्नोलाइट का, ब्रेसिंग का, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो कैरामल का। किसका, तो कैरामल का, यानी कि 18 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है साथियों की आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है,
अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, और डी कह रहा है कि न्यूट्रॉनों पर। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है साथियों, वो हमने परमाणु क्रमांक पर इस समय है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। क्या 63.5 लीटर होता है, 10 × 10⁻⁻5 लीटर होता है, 22 लीटर होता है, या 22.4 लीटर होता है। तो जो है एनटीपी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो एनटीपी पर जो है 1 मोल का आयतन वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। अपमार्जक है, क्या साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, या शोधक अभिकर्ता है। तो जो अपमार्जक होता है दोस्तों, वो शोधक अभिकर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही जवाब करेंगे। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है, इससे आप लोग आईएमपी में लिखिएगा, इसे आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि ये प्रश्न आ जाए और आप लोगों को इसका फुल फॉर्म न पता हो। तो इसलिए आरडीएक्स का आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होगा, या रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होगा। तो साथियों जो आरडीएक्स है वो आर से क्या हो जाएगा, तो रिसर्च हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, तो डेवलप्ड हो जाएगा, और एक्स से क्या हो जाएगा, तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो प्रश्न नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस फुल फॉर्म को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23 से कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीपेप्टीन, या पॉलीकार्बोनेट्स। तो किसका बुलेट प्रूफ में बनाने का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पानी में फिटकरी, जिसे कि एलम नाम से जानते भी, मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए, या मीठा स्वाद लाने के लिए। तो फिटकरी का प्रयोग दोस्तों बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। यानी कि 24 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को साथियों कमेंट बॉक्स में फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 से प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, क्या ओहलर ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें साथियों, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे प्रथम यौगिक कौन है, तो वो है यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया गया था साथियों, तो यूरिया का किया था, और किसने किया था, तो ओहलर ने किया था। यानी कि 25 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 25 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेथनॉल, जिसे कच्चा अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, यानी कच्ची शराब के नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, रबिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल, या विकृत एल्कोहल। तो मेथनॉल को जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं, वुड एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, डाइक्लोरो डाइएथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइबेंजीन ट्राइक्लोरोएथेन, सी कह रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोमीथेन, और डी कह रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका सही जवाब हो जाएगा। गैसोहाल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो आपको बताना है कि गैसोहाल किससे किससे मिलकर बना है। एक तो उसमें दे दिया है गैसलीन, और दूसरा क्या है, क्या एथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल है, ब्यूटाइल एल्कोहल है, और डी कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो क्या है साथियों, तो एथाइल एल्कोहल है। यानी कि 28 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से दोस्तों, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, या जैविक घड़ी से। तो जो पृथ्वी की आयु की बात करेगा साथियों, तो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। वह जीवाश्मों के अध्ययन की बात करेगा दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, तब कार्बन डेटिंग होता। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से 29 का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन जीवाश्म में पूछेगा दोस्तों तो कार्बन डेटिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, और डी कह रहा है कि सभी। तो कौन सा कण हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों रेस का उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न 31 से हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, या ट्राइटियम। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी ट्राइटियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 32 से साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, या अभिप्रेरणा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसमें क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा साथियों, तो ऑक्सीकरण कहलाता है त्यागने की प्रवृत्ति। वही प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पूछा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, और इस प्रश्न में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। दोनों प्रश्न अलग अलग है साथियों, और दोनों का उत्तर भी अलग अलग होगा। तो ऑक्सीकरण होगा, या अवकरण होगा, या उत्प्रेरण होगा, या अभिप्रेरणा होगा। तो जब त्यागने की बात आएगा तब हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन ग्रहण करने की बात यहाँ पूछ रहा है साथियों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अवकरण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, क्या लेवेसियर ने, क्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने, या सोरेनसन ने।
तो जो पीएच मान का वैल्यू है दोस्तों, उसका निर्धारण सोरेनसन ने किया था। पीएच का जो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसे बोला जाता है। वही कैवेंडिश की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूल वर्धता। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो शरीर का निर्माण करने वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है, क्या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है या एमिनो अम्ल होता है। तो क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होते हैं साथियों, तो प्रोटीन होता है। यानी कि 36 का तब क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन। तो जैविक सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन है उसकी तेज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों, तो एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, क्या क्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने या रैमसे ने। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की है। तो सबसे पहले तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये सभी लोग आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 4 ऑप्शन में दे देता है, जिसमें से एक ऐसा दे देगा जो कि अक्रिय गैस नहीं होता, तो पूछ लेगा कि इसमें से अक्रिय गैस कौन नहीं होती है। तो दोस्तों जो 18वें ग्रुप में होती हैं वे सभी अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अक्रिय गैसों की खोज है दोस्तों, वो रैमसे के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वही कैवेंडिश की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की है। कैवेंडिश ने किसकी दोस्तों, तो हाइड्रोजन की खोज की है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, क्या वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो खाने बनाते समय दोस्तों किसका जो है मात्रा सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है क्या, तो विटामिन। क्या हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन की सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों, जो विटामिन बी और सी होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए आप याद कैसे करेंगे, WBC। WBC तो एक नाम याद ही होगा, डब्ल्यू से वाटर हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, दोनों विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विटामिन। क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है कैरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में। तो क्या हो जाएगा साथियों, पीले फास्फोरस को तो हम लोग जल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, क्या ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो जो चांदी की सतह होती है दोस्तों, चांदी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो एजिस के साथ इसको डिनोट किया जाता है। वही अगर सतह की बात किया जाएगा जो काला होगा तो ओजोन के कारण होगा। किसके कारण दोस्तों, तो ओजोन के कारण होगा। और ओजोन किसकी सहायता से बनता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनता है। यानी ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाएगा दोस्तों, तो CO2, हाइड्रोजन के आप लोग सभी जानते हैं, और ऑक्सीजन का भी सभी जानते हैं। तो चांदी का सतह जो काला होगा वो किसके कारण होगा, तो ओजोन के कारण होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का साथियों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। प्रश्न दूसरा भी पूछ सकता है कि वातावरण में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर। तो दोस्तों हर प्रश्न का उत्तर जो है अलग अलग होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि यूरिया में कितना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 30% है, 25%, 46% या 60%। तो सबसे पहले दोस्तों यूरिया को जान लीजिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो है तो वो कौन है, तो यूरिया है। ठीक है दोस्तों, पोलर विधि के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया था। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों वो 46 यानी कि 46% होती है। ठीक है दोस्तों, कितना, तो 46%। अगर प्रश्न बदल कर पूछ लेगा कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों 78% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की बात करेगा, वातावरण की बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर जो नाइट्रोजन की मात्रा है दोस्तों वो 78% यानी कि 78% है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में युक्त उत्प्रेरक है, क्या निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम का, तांबे का या लोहे का। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया में जो है तेजी लाना। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ मिला दे जिससे कि जो अभिक्रिया है वो थोड़ा शीघ्रता के साथ हो, तीव्र गति के साथ हो। तो वही पूछ रहा है कि जो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, निकेल। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, निकेल। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, क्या बेरियम के कारण, सोडियम के कारण, स्ट्रोंसियम के कारण या पोटेशियम के कारण। तो जो आतिशबाजी में होता है लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो स्ट्रांसियम है। क्या होगा साथियों, तो स्ट्रांसियम होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 7 हमारा ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है, यानी कि बी को सही कर रहा है।
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और आप लोगों की परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पता नहीं क्यों पूछा जाता है, जबकि यह प्रश्न हर एक बच्चों की जुबान पर हो चुका है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल व क्षार के साथ, तो वहां पर लवण और जल क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो लवण ही दिया गया है। और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, लवण का उत्पादन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 9 भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कह रहा है कि उदासीनीकरण की क्रिया है। अभी हमने जो बताया था दोस्तों, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण ही कहलाती है। और प्रश्न नंबर 9 में भी ये पूछ रहा है कि उदासीनीकरण की क्रिया में है क्या एस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है या अम्ल बनता है। तो साथियों हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बता दिया था कि लवण एवं जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया जिसमें कि अम्ल और क्षार का जब संयोजन करेंगे तो लवण एवं जल बनेगा। सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का। तो जब सबसे शुद्ध की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर वर्षा का जल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो वर्षा का जल हो जाएगा। प्रश्न ये पूछता है साथियों कि जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार किसके कारण होती हैं। ठीक है साथियों, प्रश्न हमारा क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार किसके कारण होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुद्ध जल होता है क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या दोनों होता है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो शुद्ध जल होगा वो उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप करंट को फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि करंट इसमें नहीं निर्वाह करेगा। ठीक है, वही अम्लीय की बात किया जाएगा दोस्तों, तो जो 7 से कम होगा दोस्तों, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका 7 से अधिक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो शुद्ध जल होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, तो उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, कह रहा है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होने वाली कौन सी औषधि है। क्या क्लोरोक्वीन है, एस्पिरिन है, मार्फिन है या पेनिसिलिन है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली यह रोग है। ठीक है दोस्तों, वही वाहक की बात किया जाए दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और वह नष्ट करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो क्लोरोक्वीन। ठीक है दोस्तों, एक सिंकोना के जो छाल होते हैं पेड़ के, उसके सहायता से भी ये औषधि का निर्माण किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न के हिसाब से दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है क्लोरोक्विन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बताना है दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मेरे वीडियो देखने से दोस्तों केवल ये नहीं कि आप एक प्रश्न का एक आंसर जानेंगे, आप लोगों को पूरे साइंस के प्रश्नों से घुमा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग उस प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे। अगर आप लोगों का उस उत्तर का पता नहीं चल पा रहा है तो आप गूगल या कोई किसी बुक में देखकर जरूर पता कर लेंगे बाद में। तो हमारा प्रश्न फिर से एक बार रिपीट है और सुन लीजिए दोस्तों कि मलेरिया से प्रभावित होने वाली कौन सा अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में। जी हाँ, ढलवा लोहा में क्या होता है, तो प्रतिशत की मात्रा कार्बन की वो सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होगी, ठीक है दोस्तों, वह लोहा क्या होगा, तो सबसे कमजोर होगा। यानी कि लोहे के पूछेगा तो सबसे लो क्वालिटी का लोहा कौन हो जाएगा, तब ढलवा लोहा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर। तो जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है साथियों, वो केवल और केवल किस पर, तो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, किस पर, तो ताप पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों को कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस का मतलब आप समझ रहे, जो कि खाना बनाने वाली जो गैस होता है, या कह सकते हैं हम एलपीजी। साथियों शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन एवं हीलियम का मिश्रण है, बी कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है, सी कह रहा है ऑक्सीजन एवं मीथेन का मिश्रण है, और डी कह रहा है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। तो जो कुकिंग गैस की बात करेंगे दोस्तों, तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। इससे पहले वाले दोस्तों वीडियो में मैंने भी बताया था कि जो एलपीजी है वो किसके किसके मिश्रण से मिलकर बना है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। वही प्रश्न चाहे कुकिंग गैस पूछे या एलपीजी गैस पूछे, दोनों का जो जवाब होगा दोस्तों वह ब्यूटेन एवं प्रोपेन ही होगा। सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, 16 नंबर पूछ रहा है हमारा कि सबसे कठोर पदार्थ है, क्या हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है या एल्युमिनियम है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, तो हीरा हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो हीरा हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है, क्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 1 होती है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना साथियों कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते, चलिए दोस्तों आज का उत्तर ही बता देते, नहीं तो आप लोग क्या कहेंगे कि चलिए प्रश्न नंबर क्या है, तो
17 का हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं वो कितने हैं, तो 2 होते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, क्या किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयतन या छिद्र? यहाँ सॉरी आयतन नहीं, आयन है। तो दो धारा का जो प्रवाह होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 19 कर रहा है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए देख लीजिए, Na2SiO3, Al2O3, NaLaO2, CaSiO3। तो बताइए दोस्तों, जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और डी कह रहा है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है साथियों, तो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। इसका वही फुल फॉर्म संकेत की बात किया जाएगा दोस्तों, तो 1s2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रोटॉन हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक ये हो जाएगा, तो 2 से 1 घटाएंगे तो एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। प्रश्न नंबर 21 से साथियों आप लोग वीडियो में बने रहिए, और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम की तैयारी है इस चैनल पर बिल्कुल सटीक तरीके से कराई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साइंस की, आप लोगों की किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। हर रोज आप लोगों को 40 से 50 प्रश्न इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने तैयारियों को और मजबूत कर सकते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला को देखकर आप प्रश्नों को भी और तेजी के साथ तैयार कर सकते हैं। 21 नंबर कह रहा है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, क्या इसमें से है? क्या 237 है यूरेनियम, यूरेनियम 238, यूरेनियम 226 या यूरेनियम 242? तो जो यूरेनियम का जो समस्थानिक है यूरेनियम 238, यानी कि 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, क्या 5 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है दोस्तों वो 3 होते हैं, 1s1, 1s2 या 1s3। तो यहाँ पर समस्थानिक अगर पूछा है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा, 3। वही हाइड्रोजन की जो खोज की बात किया जाए दोस्तों, जो हाइड्रोजन का खोज करता है वो कैवेंडिश ने किया है। वही समस्थानिक तो टोटल 3 है। आप नाम जानते ही होंगे, 1s1 का, 1s2 का और 1s3 का। ठीक है दोस्तों, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने? तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत है दोस्तों वो हाइजेनबर्ग ने दिया है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ जाता है, या डी कह रहा है कि सभी? तो जो स्थिर ताप पे जो गैस का आयतन होता है दोस्तों, जब कम किया जाएगा तो पहले बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, तो घटेगा। ठीक है, यानी कि 24 का क्या करेंगे, तब ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। 25 कह रहा है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम? तो साथियों जो परमाणु भट्टी में बात किया जाएगा दोस्तों, तो ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, और अभी हमने उसका यूरेनियम का समस्थानिक पढ़ा, यूरेनियम 238। तो दोस्तों यूरेनियम का जो एसको की बात किया जाएगा दोस्तों, तो पीस ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि जो भोपाल में गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्या साइनाइड का हुआ था, मेथाइल का हुआ था, या मेथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था? ठीक कह रहा है कि मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनाइड है वो जो भोपाल में हुआ था गैस रिसाव, वो यही गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 27 कह रहा है दोस्तों कि सिंदूर का रासायनिक नाम है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मर्क्यूरियम सल्फाइड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा? तो प्रश्न नंबर 27 का क्या होगा दोस्तों, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न की तरफ आप सीधे सीधे बढ़ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, धोने वाला सोडा है। पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड यानी Cl जो कि नमक है। एक ऐसा ही ऑप्शन बच रहा है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो कि सिंदूर का रासायनिक नाम दिया गया है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका नाम होता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं की शुद्धता का? तो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों, तो जीवाश्मों की आयु का। इसका दोस्तों तो जीवाश्मों की जो आयु कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? क्या इंफ्रारेड किरण, कॉस्मिक किरण, पराबैंगनी किरण, डी कह रहा है कि रेड लाइट किरण? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण। 29 का क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन ए। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है 100 डिग्री,
273 डिग्री, 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 212 केल्विन। तो दोस्तों अगर केल्विन की बात किया जाएगा दोस्तों, तो केल्विन में हमारा क्या होता है, तो 273 से 373 के बीच हमारा क्या होता है, तो यूनिट होता है। जो मान होता है उसका केल्विन का, वो 273 से 373 के बीच में होता है। वही जो क्वथनांक की बात किया जाएगा दोस्तों, यानी कि किस केल्विन माप पर जल उबलने लगेगा केल्विन, तो वो 373 हो जाएगा। वही अगर वो पूछता कि हिमांक कब हो जाएगा, वो जमना कब शुरू कर देगा, तब हमारा क्या हो जाता था, 273 केल्विन हो जाता। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर अगर क्वथनांक पूछा है तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 373 केल्विन पर वो जल क्या हो जाएगा, तो उबलने लगेगा। ठीक है। वही अगर हिमांक पूछता है यहाँ पर, तब हमारा जवाब क्या हो जाता है, 273 केल्विन क्या होता है साथियों, तो 273 केल्विन उसका सही जवाब होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 212 यहाँ पर क्यों दिया गया है दोस्तों, 212 केल्विन पर क्या होता है, तो बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 212 केल्विन पर सेल्सियस में मान आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। तो धातुओं की बात किया जाएगा दोस्तों, सबसे कठोर धातु की, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। वही अगर सबसे कठोर पदार्थ की यहाँ पर बात कर लेता तब क्या हो जाता, तो हीरा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्रश्न भी उस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिए। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा दोस्तों, तो हीरा को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर धातु पूछा है तो प्लेटिनम हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। ठीक दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है, या फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, हाइड्रेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले जो बॉक्साइट क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। वही बॉक्साइट की रासायनिक नाम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, जर्मेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लोहे का। तो जो मोनोजाइट होता है दोस्तों, वो किसका अयस्क होता है, तो थोरियम का अयस्क होता है। वही थोरियम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो भारत में यह सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। वही थोरियम जो है वो केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। वही जर्मेनियम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या है, तो एक प्रकार का उपधातु के रूप में जाना जाता है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, या ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी साथियों, तो है हमारा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रोमीन। अगर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता है कि कौन सा धातु, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, अधातु। लेकिन अगर पूछ देता कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, मरकरी, यानी कि Hg। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा Hg, यानी कि मरकरी उसका सही जवाब हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्या वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जल्दी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। किसका साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे हम। प्रश्न नंबर 37 से इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, तापमान, ऊर्जा, संवेग या दाब। तो साथियों जब सदिश राशि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन होगा कि जो कि एक अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, बाकी एक क्या होगा, तो सदिश राशि होगा। तो साथियों हम कह सकते हैं कि जो इसमें सदिश राशि है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है संवेग, ये क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। और आप लोगों को ये भी याद करना है कि जो तापमान दिया है, ऊर्जा दिया गया है, दाब दिया गया है, यह सब किसकी राशि है, तो अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। जो दाब पूछेगा कि किस राशि के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं लोग। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो अदिश राशि होती है उसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में क्या होता है, तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा नहीं दिया रहता है। तो देखिए साथियों, हमारा ऑप्शन दिया इकाई, द्रव्यमान, दिशा और वायुमंडल सभी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा साथियों इसमें, तो ऑप्शन डी और सी जो दिया गया है, दिशा, दिशा इसमें नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं कि कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है, क्या एम के पावर 0, एल स्क्वायर टी 0, एम एल 0 टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो साथियों पृष्ठ तनाव
जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, एफ बाई एल। क्या होता है साथियों, तो एफ बाई एल होता है। और इस तरीके से आप बीमा का मान निकालेंगे तो एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 हो जाएगा। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एम और टी के पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसी भी अपमार्जक के लगाने से उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बल का सीजीएस मात्रक पूछ रहा है कि क्या होता है, क्या न्यूटन होता है, केल्विन होता है, डाइन होता है, या डेसिबल होता है। तो जो बल का जो सीजीएस मात्रक हो जाता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो डाइन हो जाएगा। वही एसआई अगर पूछता दोस्तों तो हमारा बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता, तब न्यूटन हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। केल्विन की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये तापमान का एसआई मात्रक है। वही डेसिबल की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि का जो मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, क्या 100 मिमी मिलीमीटर, या 1000 मिमी, या 0.01 किलोमीटर, या 0.01 मिमी। तो दोस्तों आपको बताते जो माइक्रोन होता है वो 10 के पावर -6 मिमी होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.1001 मीटर मिलीमीटर को अगर चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 आ जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का क्या होगा, तब साथियों ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या 9 न्यूटन। तो बताइए साथियों कि 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है यानी कि भार है वो कितना होगा। तो जो ऑप्शन होगा साथियों सी वाला ये सही जवाब होगा, 9.8 न्यूटन। क्या होगा साथियों, तो 9.8 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 3 अर्घ के, 10 के पावर 5 अर्घ के, 10 के पावर 7 अर्घ के, 10 के पावर 11 अर्घ के। तो 1 जूल की बात किया जाएगा दोस्तों, ये 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। इसके साथियों तो 10 के पावर 7 अर्घ के यह बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। एक अश्वशक्ति किसका एकक है, एकक से मतलब इकाई या मात्रक से आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हमारा मात्रक पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, तो मात्रक पूछ रहा है कि एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है। तो क्या जूल का है, कार्य का है, शक्ति का है, या बल का है। तो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन जो सी दिया गया है वो शक्ति इसका एकक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, क्या समय का है, दूरी का है, वेग का है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो दूरी का इकाई है। यहाँ पर आप वर्ष से आप लोग समय पर मत चले जाइएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यह दूरी का इकाई है। दूरी का जो सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों वो होती है पारसेक। क्या होता है साथियों, तो पारसेक होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक बार बराबर होता है, कह रहा है ऑप्शन के 10 के पावर -5 पास्कल के, 10 के पावर 7 पास्कल के, सी कह रहा है 10 के पावर 5 पास्कल के, डी कह रहा है 10 के पावर 4 पास्कल के। तो जो एक बार होता है पास्कल साथियों वो होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। क्या होगा साथियों, तो 10 के पावर 5 पास्कल के इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्या समय है, द्रव्यमान है, तरंगदैर्ध्य है, या बल होगा। तो बताइए साथियों कि जो एंगस्ट्रॉम है को अभिव्यक्त करने की क्या इकाई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तरंगदैर्ध्य होगा। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, क्या 746 वाट के, 260 वाट के, 350 वाट के, या 746 वाट के। तो साथियों यहाँ पर दो ऑप्शन सेम सेम दे दिया है, तो हम लोग ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं, या दो ऑप्शन डी को भी। 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति होती है। तो आप लोग याद कर लेंगे क्या होता है दोस्तों, तो 746 वाट। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। जो लेंस की शक्ति की इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, क्या वाट बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ऑप्टर बोलते हैं, या डी कह रहा है कि मीटर बोला जाता है। तो जो लेंस की शक्ति है यानी लेंस की क्षमता है दोस्तों उसका जो इकाई है मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। वही लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है साथियों, तो पी बराबर क्या होता है, तो 100/F होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, या मीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो बताइए साथियों प्रश्न नंबर 14 का क्या सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कोणीय वेग की मात्रा क्या हो जाएगी, या कोणीय वेग का इकाई क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है रेडियन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कि कोणीय वेग की बीमा है, क्या एम एल टी के पावर -1, एम एल के पावर 1, टी के पावर -1,
ठीक है दोस्तों। और सी क्या कह रहा है कि प्रश्न हमारा क्या है, कोणीय वेग है। तो सी के पावर क्या कह रहा है कि एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1। तो साथियों जो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा वो यही हो जाएगा। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है फार्मूला, वो रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन की कोई भी विमा नहीं होती है, प्रति सेकंड के लिए हम लोग टी के पावर -1 का उपयोग करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एम 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टी के पावर -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग का जो बीमा होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड के पावर -3। तो जो त्वरण होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वही त्वरण की परिभाषा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहेंगे। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक क्या, 9.46 गुणे 10 के पावर 2, 3.26, 3600 या 1000। तो एक पारसेक हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो पारसेक होता है साथ ही वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ी मात्रक की बात किया जाएगा दोस्तों तो पारसेक हो जाएगा। तो एक प्रश्न पूछ रहा है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष भी दूरी की है मापन है। तो हम कह सकते हैं कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक परम दाब है, गेज दाब प्लस एक बार, वन बार, गेज दाब प्लस दो बार, गेज दाब -1 बार, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न एकदम नया साथी, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब गेज दाब में एक और बार को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे एक बार को, तो क्या हो जाएगा, हमारा परम दाब मिल जाएगा। एक फेमटो बराबर होता है, इसे आप लोगों को जरूर याद करना है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछ सकता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, किसमें, तो रेलवे के एग्जाम में यह पूछ सकता है ख्याल जरूरी से। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -15 मीटर। इससे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम फैक्चुअल है, इसे आपको रखना ही पड़ेगा कि एक फेमटोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। यानी 19 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ताप का यह सही मात्रक होता है क्या, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, केल्विन। तो जो ताप का यह सही मात्रक होगा साथियों हमारा क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसका जो संबंध है वो तरंग दैर्ध्य से है। इससे दोस्तों तो तरंग दैर्ध्य से एंगस्ट्रॉम का संबंध होगा। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, क्या वाट में, कैंडिला में, डेसिबल में। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कैंडिला का जो है क्या हो जाएगा, वाट में किसका नापा जाता है, डेसिबल में किसका नापा जाता है। तो प्रश्न की बात किया जाएगा सबसे पहले दोस्तों, तो जो ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल में मापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही शक्ति की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये इसका वाट हो जाएगा। ठीक है, कैंडिला की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ज्योति फ्लक्स। ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, लक्स, नेपियर, कैंडेला। तो कैंडेला किसका है दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का है। किसका दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से या प्रबलता से। तो जो ध्वनि की पिच की निर्धारता होती है दोस्तों वो आवृत्ति से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की या न्यूट्रॉन की। तो किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है साथियों, आप लोगों को बताना है, तो गामा किरण हो जाएगा हमारा। क्या होगा साथियों, तो गामा किरण इसका सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या ऊर्जा का। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है साथियों वो ऊर्जा का मात्रक होता है। वही ऊर्जा हमारा क्या है, तो एक अदिश राशि है। ऊर्जा हमारा क्या है, तो अदिश राशि है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलाम। तो विद्युत धारा किसका इकाई की बात किया जाएगा दोस्तों, तो एम्पियर हो जाएगा। वही ओम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये किसका हो जाएगा, तो प्रतिरोध का हो जाएगा। किसका साथी है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। वही कूलाम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये आवेश का होता है। किसका साथी है, तो ये आवेश का होता है मात्रक। ठीक, वोल्ट तो आप सभी लोग जानते हैं किसका, तो विभवांतर का होता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि हेनरी इकाई है विद्युत धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का। डी कह रहा है कि प्रतिरोध का। तो हेनरी किसका मात्रक के साथ है, तो प्रेरकत्व का है, यानी कि 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, हेनरी, कूलाम, एम्पियर, और डी कह रहा है कि सभी। तो आप लोग दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, हम ये देखें कि जिसमें भी ऑप्शन सभी दिया रहता है स्टूडेंट उसी की तरफ ज्यादा भागते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो आवेश का मात्रक होगा वो तो सिर्फ एक ही एक होगा। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का, तो आवेश किसका हो जाएगा, तो कूलाम का हो जाएगा। वही एम्पियर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये धारा का हो जाएगा। किसका साथ, ये तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। आप लोग प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है,
H2CO3, HNO3, HCl, H2SO4। मूल रसायन किसे माना जाता है साथियों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। क्या होगा साथियों? तो H2SO4 इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोक्विनिन, कैल्सिफेरॉल। दो ऑप्शन आगे दिए गए साथियों, तो हमारा विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, फिलोक्विनोन पर है। ठीक है, फिलोक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaS, NaOH, NaCl, NaCO3, Na2CO3। तो कास्टिक सोडा की बात किया जाएगा दोस्तों तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। वही सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, NaCl को क्या बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, जिससे कि साधारणतः हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। नमक का फार्मूला पूछेगा साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो NaCl हो जाएगा। वही सोडियम कार्बोनेट दिया गया यहाँ पर। चलिए, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है क्या? D2O, H2O, M2O, C2O। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होगा साथियों वो H2O हो जाएगा। वही भारी जल की पूछता साथियों तो हमारा DTO हो जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाता? तब ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है केवल जल का, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? वोल्ट मीटर से, एनीमोमीटर से, कंप्यूटेटर से या एमीटर से। तो जो विद्युत धारा का मापन है साथियों वो एमीटर के माध्यम से मापन करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में? नहीं, ये तो ट्रांसफर का काम है, जो हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ। तो डायनामो होता है साथियों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है क्या? केवल डीसी में, केवल एसी में, एसी और डीसी परिपथ दोनों में, और डी कह रहा है कि एकीकृत परिपथ में। तो जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है साथियों वो केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमीटर, क्रिस्कोग्राफ, बैरोमीटर, एक्टियोमीटर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एक्टियोमीटर। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है साथियों कि मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी लेंस या अपसारी लेंस। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो दोस्तों अवतल दर्पण। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमन ने, और डी कह रहा है कि गैलीलियो ने। तो क्या हो जाएगा साथियों? जो प्रकाश का वेग है सबसे पहले रोमन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था या मापा गया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या कृत। तो क्या होगा साथियों? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग में बात किया जाएगा तो हमारा त्वचा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु, नख। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो जो दंत वल्क होता है वो सबसे मजबूत होता है। सबसे कठोर में दंत वल्क को हम लोग जानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है साथियों? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, तांबा इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg, 90 से 140 mmHg, 120 से 160 mmHg और 85 से 150 mmHg। तो सबसे पहले जो रक्तदाब का जो मापन किया जाता है सबसे पहले साथियों आप इसे याद करिएगा कि mmHg के माध्यम से उसका जो यूनिट होता है वही पूरे रक्तदाब के जो मान की बात किया जाएगा दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, 120/80 यानी कि 42 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही रक्तदाब का जो मापन का यूनिट वो mmHg के अंतर्गत होता है, ये भी देख लीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 43 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। तो 40.5, 98.4, 82.4, 37.4। तो जो सामान्य तापमान होता है साथियों तो क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र लाते हैं बुखार नापने वाला, उसमें आपको बता दें दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाना दिया रहता है। कितना दोस्तों? तो 35 डिग्री से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाने में मान दिया रहता है। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है क्या? 6.023 गुणे 10 के पावर 22। बी कह रहा है कि 6.023 गुणे 10 के पावर 23। सी कह रहा है कि 6.23 गुणे 10 के पावर 24। और डी कह रहा है कि 6.023 गुणे 10 के पावर 25। तो साथियों बताए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। पूछ रहा है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है साथियों? तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। कितना साथियों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्या पार्सेक, प्रकाश वर्ष, धारा, एम्पियर। तो जो दूरी मापने की दोस्तों सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, हो जाएगा हमारा पार्सेक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पार्सेक हो जाएगा। आप लोगों को बता दो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है ये भी दूरी का एक मात्रक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो पार्सेक। एक पार्सेक बराबर बात किया जाएगा दोस्तों, तो 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है साथियों। ये भी याद कर लीजिएगा कि एक पार्सेक बराबर 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वही धारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर। ठीक है दोस्तों, धारा क्या हो जाएगा? तो एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है साथियों, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष है क्या? 9.46 गुणे 10 की पावर 9 मीटर, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 की पावर यहाँ 18 होगा साथियों मीटर, और 9.046 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। साथियों जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी ये सब एग्जाम देखेंगे साथियों, तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष या कैपिटल जी का मान या साइलेंट जीरो का मान, इस सब सवालों में पूछता रहता है। तो इन सब का वैल्यू आप लोगों को ज्ञात होना जरूरी है। तो आप लोगों को बताना है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो साथियों 9.46 गुणे 10 के पावर 15। कुछ प्रश्न वैल्यू से संबंधित पूछे जाते हैं साथियों, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को उसे प्रैक्टिस में सॉल्व करते चलना है, वो अपने आप से याद हो जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस में देखेंगे इसको, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। 9.46 गुणे 10 के पावर 15। अभी हमने बताया था कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। और पार्सेक क्या होता है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? बताइए। 0.2642। तो दोस्तों इसका जो होता है 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -18 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। तो एक फर्मी मीटर की बात करेगा दोस्तों, तो अगर मीटर में तो 10 के पावर -15 हो जाएगा। कितना साथियों? तो 10 के पावर -15, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर, और डी कह रहा है कि बोर्ड्सा। तो लॉगरिथम के जो आविष्कारक है दोस्तों हो जाएंगे जॉन नेपियर। कौन है साथियों? तो जॉन नेपियर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्या? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक या कूलॉम। तो बताइए साथियों कि क्या हो जाएगा? क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो हो जाए मैक्स प्लैंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो मैक्स प्लैंक हो जाएंगे। वही एडिसन की बात किया जाएगा दोस्तों, तो बल्ब का है जो बिजली का आविष्कारक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो एडिसन हो जाएंगे। वही न्यूटन के आप सभी लोग जानते हैं तीनों नियम के बारे में। और कूलॉम जिसका मात्रक किसका आवेश का, तो ठीक है दोस्तों आप इसे भी जान लीजिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, मेगाफोन। तो जो आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है साथियों तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा साथियों? तो हाइग्रोमीटर इसका सही जवाब होगा। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आप यहाँ ये देखिएगा, यहाँ पर भी -10 दिया गया है घात में, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि जो एंगस्ट्रॉम है उसका मात्रक मीटर में आता है, 10 के पावर -10 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, और डी कह रहा है कि सूर्य से उसकी दूरी पर। तो जो पृथ्वी का जो कक्षीय वेग है उपग्रह का वो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है साथियों। तो हमारा 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो घड़ी की जो चाबी में संचित ऊर्जा होता है साथियों तो हो जाता है क्या? तो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। वही पानी का गिरना, झरने का गिरना साथियों सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो हमारा वो गतिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या करे? चाबी में संचित ऊर्जा, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी कि ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 50%। का 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। डी कह रहा है कि 125% घट जाएगा। तो जब संवेग 50% बढ़ेगा दोस्तों तो जो गतिज ऊर्जा है साथियों वो 125% बढ़ जाएगा। कितना साथियों? तो 125% बढ़ जाएगा, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में।
जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है साथियों सभी माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 13 है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सभी माध्यम में सही जवाब हो जाएगा। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में था अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न किया जा सकता है, यहाँ प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन कह रहा है कि पानी में, टी कह रहा है लोहा में, सी कह रहा है हवा में और डी कह रहा है कि पारा में। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला पारा हवा सही जवाब हो जाएगा। जो अनुप्रस्थ तरंग है वो हवा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों की प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात पूछ रहा है साथियों। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण, प्लांक का नियतांक। तो साथियों क्या हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, तो प्रत्यास्थता गुणांक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर और डी कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पनडुब्बी है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है और डी कह रहा है समुद्र के पानी का जो घनत्व है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के जो पानी का घनत्व होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा क्या होता है, तो आसान होता है। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और डी कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम। तो साथियों एक होता है अपश्रव्य, फिर होता है एक श्रव्य, ठीक दोस्तों, एक क्या होता है पराश्रव्य। तीन होते हैं दोस्तों तरंग, अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य। इसमें क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज तक होता है। इसमें क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है इसमें। तो अपश्रव्य किस में आएगा, तो 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि तब ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो डी वाला सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब श्रव्य में क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज तक होता है। वही श्रव्य की बात किया जाएगा दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज तक। और यही पराश्रव्य की बात किया जाएगा दोस्तों, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक क्या हो जाएगा, तो वो पराश्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। क्या आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और टी कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। तो जो तरंग की लंबाई का मान जब आधा करेंगे दोस्तों, तो जो ध्वनि का वेग है दोस्तों सीधे सीधे आधा ही हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं प्रश्न नंबर 19 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। ध्वनि तरंगे हैं क्या है, बताइए साथियों, क्या अनुदैर्ध्य होंगी, अनुप्रस्थ होंगी, विद्युत चुंबकीय होंगी और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो ध्वनि की तरंगे होती हैं साथियों वो क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती है साथियों, तो अनुदैर्ध्य होती हैं। वही प्रकाश की तरंगे पूछेगा साथियों कि प्रकाश की तरंगे क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी, तो अनुप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी, तो अनुप्रस्थ हो जाएगी। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। साथियों हमारा क्या होता है कि फार्मूला होता है एफ बराबर, फार्मूला क्या होता है साथियों, एफ बराबर आर बाई टू। क्या होता है साथियों, एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि आर क्या है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। अगर आप वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। और यही पर पूछ रहा है गोली दर्पण का फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की कितनी होती है, तो त्रिज्या का भी हमने बताया कि आधा होता है। ठीक, त्रिज्या में हम अगर 2 से भाग देंगे तो उसका क्या मिलेगा, तो फोकस दूरी मिलेगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधा करिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर न 2 गुना होगा, न चौथाई होगा, न 3 गुना, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फार्मूला आप फिर से लिख लीजिए। फोकस दूरी बराबर एफ बराबर आर बाई टू, जहाँ पर एफ क्या है तो फोकस दूरी, आर क्या है तो वक्रता त्रिज्या है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। तो आप लोगों को बताया था दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है साथियों वो सीधा तो होता है लेकिन काल्पनिक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो बी सी दिया गया है ये इसका सही जवाब होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक रूप से बनता है और सीधा बनता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है क्या ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अभी हमने बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंग है इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो प्रकाश। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो साथियों अनुप्रस्थ। अगर ध्वनि पूछता है तब अनुदैर्ध्य हो जाता है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश तरंग दैर्ध्य कैसा है, तो विद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंग दैर्ध्य है, तरंग का है, यानी कि 23 का ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है क्या अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभिवतल या डी कह रहा है कि कोई नहीं।
तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है साथियों? तो उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है साथियों कि E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, एनरिक फर्मी ने। तो जो E बराबर एम सी स्क्वायर साथियों, इसने आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने साथियों? तो आइंस्टीन। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर सी क्या है? तो प्रकाश का वेग है। ठीक है दोस्तों। और एम क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है। और ई क्या है? तो एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक साथियों, क्या है? तो एनर्जी है। तो हम 25 नंबर में ऑप्शन बी से जवाब करेंगे। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ठीक है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? चलिए ऑप्शन देखिए साथियों, यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, और डी कह रहा है कि रेडियम में। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? थोरियम का साथियों किसमें बदला जाएगा? तो प्लूटोनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए क्या? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, उच्च गलनांक। तो बताइए साथियों क्या सही जवाब होगा? तो जो ऑप्शन नंबर 27 नंबर में बी दिया गया साथियों, ये इसका सही जवाब होगा, निम्न गलनांक। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? प्रश्न पूछ रहा है साथियों, आवृत्ति। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आवृत्ति की। क्या एक्स किरण की होगी? यहाँ पर वाई किरण लगा लीजिए साथियों। क्या वाई किरण की होगी, पराबैंगनी किरण की होगी, या अवरक्त किरण की होगी? तो साथियों जब आवृत्ति पूछेगा दोस्तों, तो उसमें क्या आ जाएगा? तो अवरक्त किरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? तो अवरक्त किरण आ जाएगा। वही भेदन क्षमता की पूछेगा दोस्तों, तब गामा आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गामा वाला सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? क्या दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का क्षय होता है वो सबसे कम दिष्ट धारा में होता है, दिष्ट धारा में। यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, चुंबकीय प्रेरण पे, स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है वो किस सिद्धांत पर होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर के कार्य की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यह हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज में करता है। इसका कार्य क्या होता है? तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि जो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? क्या श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, मिश्रित क्रम में जोड़े जाते हैं? डी कह रहा है कि कोई निश्चित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, जो घरेलू प्रकाश के लिए लैंप यूज किया जाता है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? या चालन से, संवहन से, विकिरण से, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। सबसे पहले तो आप 3 को ये याद कर लीजिए कि किसके कारण? तो ऊष्मा का स्थानांतरण इन्हीं के कारण होता है। और जब यहाँ पर बात कर ली जाएगा दोस्तों, जब तीनों में से होता है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे तीव्र गति से किसके साथ होता है? तो सबसे तीव्र गति के साथ विकिरण में होता है। किसमें दोस्तों? तो विकिरण में होता है। वही दोस्तों चालन की बात किया जाए दोस्तों, जो ठोस का जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है वो चालन के द्वारा होता है। वही द्रव और गैस की बात किया जाएगा दोस्तों, तो वो संवहन के अंतर्गत आता है। जैसे द्रव का पूछेगा, जैसे पानी का गर्म करना किस ऊष्मा के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो ये संवहन के अंतर्गत आ जाएगा। वायुमंडल का गर्म होना वो संवहन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही ठोस पदार्थों का जो जो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो चालन के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा न्यूनतम, क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम कहाँ तक जाता है साथियों? तो हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। इससे निम्न ताप कोई अभी तक नहीं है, यही इसीलिए इसको न्यूनतम संभवतः ताप कहते हैं। यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो केल्विन में मान होता है वो कभी ऋणात्मक में नहीं आता। जो केल्विन का टेम्परेचर होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है। बाकी फ़ारेनहाइट हो और सेल्सियस हो, ये सब क्या हो जाते हैं? तो माइनस में चले जाते हैं, लेकिन केल्विन कभी भी माइनस में नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इस पॉइंट पर जल क्या होता है? तो ये जल का हिमांक बिंदु है। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, कम हो जाती, ज्यादा हो जाती, अपरिवर्तित हो जाती, या आधी हो जाती? तो वायुमंडल न होने की स्थिति में साथियों जो अवधि हो दिन की वो कम हो जाएगी। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है?
वर्णमंडल, प्रभात मंडल, कोरोना और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो सूर्य ग्रहण होता है साथियों, तो इसमें क्या हो जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि यहाँ मून, यहाँ सन, यहाँ अर्थ, तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। वही बात किया जाएगा, सूर्य ग्रहण के समय थोड़ा सा जो चीज दिखाई देता है वो कौन सा भाग है दोस्तों, तो वो है कोरोना। क्या है साथियों, तो कोरोना। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों, जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है या पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं हिंट दे रहा हूँ कि अमावस्या है या पूर्णिमा, दो चीज है, दोनों में से आप लोगों को बताना है, क्योंकि एक चंद्र ग्रहण के समय लगता है और एक है सूर्य ग्रहण के समय, दोनों का ऑप्शन वही है सर, ये अभी मैंने बताया, अमावस्या और पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जब वायु से कांच में जाए, जी नहीं। वायु से जल में जाएगा, जी नहीं। कांच से वायु में जाएगा, जी हाँ। जब कांच से वायु में जाएगा तो जो आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। दोस्तों इस चैनल पे आप लोग नए हैं दोस्तों, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न हमारा 37 कह रहा है कि अपवर्तनांक सर्वाधिक किस में होता है। तो जो अपवर्तनांक की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बैगनी सर्वाधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बैगनी का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे सेंड जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इस वक्त आप लोगों को साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियो देखने को मिलेंगे, स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इतिहास भूगोल जियोग्राफी से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तब आप इस चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।